विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा दिन। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे ने क्या प्रयोग किया था। ठीक है, तो आपकी हेडिंग है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और तीसरा है प्रेरित धारा। ठीक है, हम जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रेरित धारा क्या होती है, फिर फैराडे ने और हेनरी ने क्या प्रयोग किया था, इसके लिए प्रयोगों के माध्यम से भी इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ के रूप में आपको बता देते हैं कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, और जब परिपथ बंद होता है, जब परिपथ बंद होता है तो धारा बहती है, जब परिपथ बंद होता है तो क्या बहती है, धारा बहती है, और इसे हम कहते हैं प्रेरित धारा। ठीक है, अब देखिए, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना तब तक होती रहेगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, ये दोनों घटनाएं तब तक होती रहेंगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इस पूरी घटना को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, मतलब इसकी हम परिभाषा क्या देंगे, आइए समझते हैं। ठीक है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, यदि परिपथ बंद होती है, यदि परिपथ बंद होती है तो धारा बहती है, यदि परिपथ बंद होती है तो धारा बहती है, जिसे प्रेरित धारा कहते, जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब वो परिपथ बंद होता है तो धारा बहती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं।
ठीक, अब लिखेंगे कि ये दोनों घटनाएं तब तक होती रहती हैं जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये दोनों घटनाएं तब तक होती रहती हैं जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया शॉर्ट में अभी, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब परिपथ बंद होता है तो उसमें धारा बहती है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। और ये दोनों घटनाएं, कौन सी दोनों घटनाएं? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना और प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना तब तक होती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो इन सभी घटना को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अब आइए इसको हम फैराडे के प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। फैराडे का प्रयोग क्या था? फैराडे का प्रयोग, ठीक है, इसमें हेनरी का भी सहयोग था, इसको फैराडे और हेनरी का भी प्रयोग कह सकते हैं। ठीक है ना? तो फैराडे ने अपने प्रयोग में क्या किया? एक कुंडली लिया, इसमें धारामापी लगाया। ठीक है, धारामापी लगाया और यहाँ पे एक चुंबक रखा, स्थिर रखा चुंबक। तो उन्होंने क्या देखा कि जब चुंबक यहाँ पे स्थिर है तो धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब कोई धारा नहीं बह रही है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? इस चुंबक को उठा के यहाँ रखा। उसके बाद भी देखा कि इसकी धारामापी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई विक्षेप नहीं। जब कोई विक्षेप नहीं होगा तो परिपथ में क्या होगी? धारा शून्य होगी। ठीक, देखिए, जब फैराडे ने चुंबक को गति कराते हुए कुंडली के समीप लेके आया तो उन्होंने क्या देखा कि धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो गया। विक्षेप उत्पन्न हो जाने का मतलब क्या? कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो परिपथ में क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन जब चुंबक को यहाँ पर उन्होंने स्थिर रखा हुआ था तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, मतलब यहाँ धारा क्या है? शून्य है। तो इस केस में धारा क्या है? शून्य नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? अभी आपको डिटेल में बताते हैं। फिर उन्होंने क्या किया? धारामापी लिया, कुंडली लिया और चुंबक को गति कराते हुए दूर लेके जाने लगे। यहाँ से दूर लेके जाने लगे, मतलब गतिशील अवस्था में क्या किए? उसको दूर लेके जाने लगे। तो इस कंडीशन में भी उन्होंने क्या देखा कि इसमें धारा इस डायरेक्शन में बह रही है, विपरीत दिशा में। यहाँ पे धारा इस डायरेक्शन में, और जब चुंबक को इसके पास से दूर लेके जाने लगे तो धारा इस डायरेक्शन में बहने लगा। मतलब इस टाइम पे भी परिपथ में जो धारा है वो शून्य नहीं है। फिर जाके कुछ दूर जाके उन्होंने रोक दिया चुंबक को। फिर उन्होंने देखा कि इस धारामापी का जो विक्षेप है वो शून्य स्थिति में है, मतलब इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो जीरो के कंडीशन में है। ठीक, हाँ, तो देखते हैं इससे निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है, तो जब फैराडे ने, ये एक कुंडली है जिसके दोनों सिरों पर एक धारामापी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हम सुई लगाते हैं, धारामापी की जो विक्षेप वाली सुई है। ठीक है, तो फैराडे ने क्या किया कि कुंडली के तरफ गति करता हुआ
एक दंड चुंबक को लेके आया जिसका उत्तरी ध्रुव कुंडली की तरफ रहा, ठीक है, कुंडली की तरफ गति करता हुआ एक दंड चुंबक लेके आए जिसका उत्तरी ध्रुव किधर था, कुंडली की तरफ था, ठीक। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही कुंडली की तरफ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को गति कराते हुए लेके आते हैं तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। धारामापी में क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। अब इससे क्या पता चलता है भाई, धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा, क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि उसमें कुंडली में कहीं न कहीं से धारा प्रवाहित होगी, तभी विक्षेप उत्पन्न होगा, ठीक। जब फैराडे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को तेजी से कुंडली की तरफ लेके आते हैं तो इसमें क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। अब इससे क्या पता चलता है कि चुंबक की गति से कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, चुंबक की गति से कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि कुंडली में कोई बैटरी तो लगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब परिपथ में बैटरी लगी हुई होती है तो धारा का प्रवाह होता है। यहाँ बिना बैटरी लगे हुए धारा का प्रवाह हो रहा है। इसका मतलब धारा का प्रवाह हो कैसे रहा है, चुंबक के गति के कारण, ठीक है, चुंबक के गति के कारण, ठीक है। अब इस धारा की दिशा कैसे होती है, इस धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि कुंडली के सामने वाला तल, मतलब चुंबक के सामने वाला जो कुंडली का तल है वह उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है। चुंबक के सामने वाला जो तल है वो उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम कुंडली से दूर लेके जाते हैं गति कराते हुए, ठीक है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम कुंडली से क्या करते हैं, दूर लेके जाते हैं, तो हम पाते हैं कि पुनः इसमें विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। यहाँ देखिए विक्षेप इस दिशा में है, पुनः इसमें विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक है। जब विपरीत दिशा में फिर विक्षेप उत्पन्न हुआ, इसका मतलब कुंडली में धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। क्या इससे स्पष्ट होता है कि कुंडली में धारा पहले से विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, पहले से विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, और चुंबक के सामने जो कुंडली का तल है वह दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है। किस ध्रुव की तरह कार्य करता है, दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों के बीच में जो बल होगा वो कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। बट हम चुंबक को कुंडली से दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, चुंबक को कुंडली से दूर लेके जा रहे हैं, तो दूर जाने की गति के कारण इसमें विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस कुंडली में पहले से विपरीत दिशा में धारा बह रही है। अतः जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है उसके निकट वाली कुंडली का सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, ठीक। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं, इसी प्रकार हम ये देखते हैं जब हम चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के समीप लेके जाते हैं, ठीक है, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के समीप गति कराते हैं तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। तो धारामापी में पुनः एक विक्षेप उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट होता है कि कुंडली में पुनः धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि चुंबक के सामने जो कुंडली का तल है वह दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है। जब वो चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली से दूर लेके गए, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली से दूर लेके गए, तब उन्होंने क्या पाया कि पुनः विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है, पुनः विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। इससे फिर स्पष्ट हो गया कि कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। किसकी गति के कारण, चुंबक की गति के कारण। चुंबक क्या हो रहा है, कुंडली से दूर जा रहा है, इसकी गति के कारण इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। विक्षेप उत्पन्न होने से क्या हुआ कि इसमें धारा प्रवाहित होती है। इस धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि चुंबक के सामने जो कुंडली का तल है वह उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है, उत्तरी ध्रुव की तरह क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो यही फैराडे का प्रयोग था। इसी माध्यम से फैराडे ने क्या किया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहाँ पे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक। उस विद्युत वाहक बल को हम
प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, और जब परिपथ बंद होता है तो उसमें धारा बहती है, इस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। ये दोनों घटनाएं, कौन सी घटनाएं? प्रेरित धारा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की ये दोनों घटनाएं तब तक चलती रहती हैं जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये दोनों घटनाएं, कौन सी घटनाएं? प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटनाएं तब तक होती रहती हैं जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसी पूरी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में आता है आपके यहाँ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, प्रेरित धारा से आप क्या समझते हैं, फैराडे के प्रयोग से समझाइए। ठीक है, तो आइए देखिए हम एक बार और फैराडे का प्रयोग आपको बताते हैं। फैराडे ने क्या किया, एक कुंडली लिया जिसके दोनों सिरों पर एक धारामापी को क्या किया, जोड़ दिया। ठीक, जब फैराडे ने चुंबक को कहीं स्थिर रखा तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा था, मतलब धारा शून्य रह रही थी। लेकिन जैसे ही चुंबक को कुंडली की तरफ चलाना प्रारंभ किया, वो देखे कि धारामापी में क्या उत्पन्न हो गया, विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो इससे यह पता चला कि कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। और धारा की दिशा किस प्रकार थी? धारा की दिशा इस प्रकार थी कि चुंबक के सामने जो कुंडली का तल है वह उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य कर रहा था। ठीक, सेम दूसरे कंडीशन में क्या हुआ कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर लेके गए, पुनः इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। इसका मतलब फिर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ जो धारा की दिशा है इस प्रकार कार्य कर रही थी कि चुंबक के सामने कुंडली का जो तल है दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य कर रहा था। फिर जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के करीब लेके गए तब भी वहाँ विक्षेप उत्पन्न हुआ, और इसमें जो धारा की दिशा थी चुंबक के सामने कुंडली का तल दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य कर रहा था। ठीक, और जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली से दूर लेके गए फिर भी उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। इसमें धारा की दिशा कैसे हुई? चुंबक के सामने वाला जो तल है उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य कर रहा था। इससे क्या इनको स्पष्ट हुआ कि चुंबक जब गतिशील होगा तो विक्षेप उत्पन्न होगा, तब इसमें धारा बहेगी। ठीक है, चुंबक गति जब करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय बल रेखाओं की माप को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की माप को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो फिर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इस विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब हम परिपथ को बंद करेंगे तो उसमें धारा बहेगी, इस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों घटनाएं तब तक होती रहती हैं जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस पूरी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या था, और वहां हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे।